नए खुलासे आपके लिए करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जिस हिंसक भीड़ ने साधुओं की हत्या की, उनकी रगों में कैसे राजनीति की शराब दौड़ रही थी। आज हम आपको पालघर से संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और इस मामले पर आई सबसे बड़ी गवाही भी आपको सुनाएंगे। इस हत्याकांड पर हमारी ये पड़ताल देखकर आपको पता चलेगा कि जिन्होंने साधुओं की हत्या की वो आदिवासी नहीं थे, बल्कि राजनीति से प्रेरित एक हिंसक भीड़ थी। साधुओं की इस निर्मम हत्या पर हमारी सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इसमें धर्मांतरण का भी एक बहुत बड़ा एंगल है, जिसके बारे में आपको कभी बताया नहीं गया। इसके बाद हम भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन के आर्थिक आक्रमण के खिलाफ अपने किले को मजबूत कर लिया है। जरूरी नहीं कि चीन जैसा देश सीमाएं लांघकर ही भारत पर आक्रमण करे, डोकलाम के जरिए भारत में घुसपैठ करे। चीन ऐसा स्टॉक मार्केट के जरिए भी कर सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों में निवेश करके भी। लेकिन भारत ने चीन को रोकने के लिए एक आर्थिक फायरवॉल बना ली है, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी की बात करेंगे, जो इस समय कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही है। लेकिन कहते हैं हर संकट हमें एक अवसर भी देता है। कोरोना वायरस का ये संकट इंसानों के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन पृथ्वी इससे बहुत खुश है। इस हफ्ते पूरी दुनिया को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान करोड़ों लोग पृथ्वी को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हर साल पृथ्वी को बचाने के लिए बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी को इससे कभी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज जब दुनिया की आधी आबादी अपने घरों में बंद है, तब पृथ्वी अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटने लगी है। आपने भी अपने आसपास ये नोट किया होगा, अब जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो गाड़ियों के हॉर्न से नहीं, बल्कि पक्षियों की आवाज से उठते हैं। इन 50 वर्षों में हमने प्रकृति का जितना नुकसान किया, आज उसके लिए क्षमा याचना करने का दिन है। आपने देखा होगा नदियां साफ हो रही हैं, आसमान अब फिर से नीला दिखाई देता है और इसलिए आज हम पृथ्वी के पिछले 50 वर्षों के सफर का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। देश में आज कोरोना संक्रमण के 1,490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 24,942 हो गई है, जबकि संक्रमण से अब तक 779 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,210 संक्रमित अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। देश में अब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहे हैं। 104 घरेलू कंपनियां पीपीई किट बना रही है। N95 मास्क भी बड़ी संख्या में तैयार हो रहे हैं। साथ ही देश की 9 कंपनियां 59,000 वेंटिलेटर तैयार करने में जुटी है। जो लॉकडाउन के लगाने के बाद हमारी स्थिति में जो सुधार हुआ है और हम अच्छी स्थिति में हैं, और यह भी हम कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का समय पर लॉकडाउन करना बहुत ही कामयाब रहा। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खुल सकती हैं। शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसरों में दुकान खोली जा सकती है। सिर्फ वही दुकानें खुल सकती हैं जो रजिस्टर्ड हैं। शराब और रेस्टोरेंट को खोलने की छूट नहीं दी गई है। हेयर कटिंग सैलून भी फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों से सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई होगी। दुकान में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू रहेगा। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। राज्य सरकारें जरूरत के मुताबिक नियम को लेकर सख्ती कर सकती हैं या ढील दे सकती हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली में भी कई जगहों पर दुकानें खुली। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला। कोरोना संकट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने देश के MSME यानी सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। सोनिया गांधी ने सुझाव दिया है कि MSME सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया जाए। MSME सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने पर विचार किया जाए। MSME सेक्टर के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू हो।
अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा जो रिमिटेंसेज आती हैं हमारी बाहर से, जो लगभग $80 बिलियन सालाना आती हैं, उससे ज्यादा भी सालाना आती हैं, उसमें 23% की कटौती आई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट को लेकर सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं। देश जब गंभीर संकट से जूझ रहा है और सारी जनता जब प्रधानमंत्री के काम में हाथ बटा रही है, तब कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है। देश के 11 करोड़ लोग MSME सेक्टर से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,817 तक पहुंच गई। वहीं 301 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 96 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 15 अफसर भी शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। ये वो इलाके हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। दिल्ली में 2,514 लोग कोरोना संक्रमित हैं, वहीं 53 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। गुजरात में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। अहमदाबाद के सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,815 है, जबकि 127 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 से ज्यादा है। राजस्थान में 2,034 लोग कोरोना संक्रमित हैं, वहीं अब तक 27 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 1,952 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। राज्य में 92 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में संक्रमण के कुल केस 1,755 हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस को लागू करने का फैसला किया है, जिनके मुताबिक अब दिल्ली में भी गैर जरूरी सामानों की बिक्री शुरू की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में ये नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में फिलहाल 92 कंटेनमेंट जोन हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने कल रात को आदेश दिया है, अभी उसके बारे में पता करते हैं क्या है। नहीं, दिल्ली में देखिएगा जो हॉटस्पॉट है वो 92 हॉटस्पॉट्स एरिया है। पूरा दिल्ली या पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो हॉटस्पॉट तो उतना छोटा एरिया होता है जो होता है, उसमें पूरी दिल्ली या डिस्ट्रिक्ट नहीं आता। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2,500 के पार चली गई है। दिल्ली में 2,514 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 53 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। पूरी तरह से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 857 तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलीपुर थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद थाने में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। हिंदू बाड़ा राव थाने में भी एक हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। संत समाज के साथ कई नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और दोषियों को तत्काल दंडित किया जाए। इस बीच मॉब लिंचिंग में मारे गए संत सुशील गिरी की मां ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि जैसे उनका था वह न्याय होना। अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसके बारे में बाकी मीडिया तो भूल चुका है, लेकिन हम वहां डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हर उस व्यक्ति से बात की है जो इस बड़े मामले की परतें खोलने में हमारी मदद कर सकता है। कि इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चला कि इस आदिवासी इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाया गया है। कुछ विशेष राजनीतिक दल शराब का इस्तेमाल करके अपने समर्थक बनाने और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो लोग, जो संगठन और जो साधु संत इस इलाके में नशे का विरोध करते हैं, इलाके में जागरूकता फैलाते हैं और सामाजिक सुधार की बात करते हैं, उन्हें यहां दुश्मन की तरह देखा जाता है। इसीलिए आपके दिमाग में एक बात आई होगी और हमने भी पहले दिन से ये कहा कि हमारे देश में आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो आदिवासी हैं वो कभी भी साधु संतों से नफरत नहीं करते। हमारे देश के आदिवासी तो साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। साधु संतों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे हमारे देश के आदिवासी। इसके पीछे कोई और कारण रहा होगा। ये ना तो आदिवासी थे और दूसरी बात, ये जो लोग थे, हिंसक भीड़ थी, ये जरूर उन साधुओं से नफरत करते होंगे।
ये जो तस्वीर आप देखेंगे इनमें आपको नफरत साफ दिखाई देगी। नफरत किस चीज की थी, गुस्सा क्रोध किस चीज का था, आज हम आपको बताते हैं। जी न्यूज की टीम ने आदिवासियों के बीच काम करने वाले कुछ लोगों से आज बात की जो इस आदिवासी इलाके को वर्षों से जानते हैं। उन्होंने पालघर को राजनीतिक वर्चस्व और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बताया है। स्थानीय जानकार जो हैं उन्होंने पालघर में वामपंथी दलों और क्रिश्चियन मिशनरीज के गठजोड़ की बात हमें बताई और यह भी बताया कि हिंदूवादी संगठन और हिंदू साधु संत इन लोगों की आंखों में बहुत चुभते हैं। हमें यह भी पता चला कि यह इलाका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा गढ़ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां धर्मांतरण का भी एंगल है और यहां क्रिश्चियन मिशनरीज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस आदिवासी इलाके में कई क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती हैं। इसके अलावा ऐसे संगठनों का समर्थन करने के लिए कई हिंदू विरोधी संगठन भी पालघर में बहुत सक्रिय हैं। सवाल यही है कि क्या इन सभी बातों की वजह से पालघर में 2 साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई? क्या इसी वजह से कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील महाराज की जान ले ली गई? वैसे तो साधुओं की हत्या के पीछे अफवाह को वजह बताया गया है, लेकिन यह बात इतनी साधारण और इतनी सीधी नहीं है। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पालघर में पहले कभी भी भीड़ द्वारा हिंसा की ऐसी घटनाएं नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी को चोर समझकर पीटना और पीट कर इस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देना, ये दोनों अलग अलग बात है। साधुओं की हत्या करना, वो भी तब जब सामने पुलिस वाले खड़े हों, ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे जो भी कारण है वो सब कारण सामने आने चाहिए। इसलिए हम लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि 8 दिन बीत चुके हैं, उन्होंने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्हें अभी तक क्या पता चला है, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बताया। पालघर में ग्राउंड जीरो पर जाकर एक और हमने रिपोर्ट तैयार की है जिससे हत्या के इस बड़े मामले की नई परतें खुल रही हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और आपसे हम यही कहेंगे कि आप इस खबर को दबने मत दीजिए। हम भी दबने नहीं देंगे और आप भी हमारा पूरा साथ दीजिए। चोर समझकर साधुओं की जान ले लेना और वो भी पुलिस के सामने। पालघर का मामला इतना सीधा तो नहीं जितना बताया गया। इसीलिए जी न्यूज लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहा है। आज हम एक बार फिर पालघर में डाहणु के उसी इलाके में पहुंचे जहां पर 16 अप्रैल की रात को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। डाहणु का गढ़ चिंचले गांव और उसके आसपास 15 से 20 किलोमीटर का इलाका। जी न्यूज की टीम ने इस इलाके के चप्पे चप्पे में छानबीन की तो प्रमुख तौर पर 2 बातें निकलकर सामने आईं। एक, इस इलाके में वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन बहुत प्रभावी हैं। और दूसरी बात यह कि हाल के वर्षों में इनका सीधा टकराव हिंदू संगठनों से हुआ है। पुराने जमाने में यानी लगभग 30-35 साल पहले यहाँ पे सीपीएम यानी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट इनका प्रभाव था। बाद में क्रिश्चियन सोसाइटी का कष्टकरी संगठन यहाँ पे कार्यरत हो गई। कष्टकरी संगठन और सीपीएम इनका संघर्ष चला था। बाद में 10 साल के बाद में उनके ध्यान में आया कि अपन समविचारी है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद का तलासर में काम चालू हो गया, यानी माधवराव कानेसर वहाँ पे आश्रम स्थापन किया कि आदिवासी लोग का भोलेपण का यानी त्यांच्या भोळेपणाचा फायदा घेऊन त्यांना मिसगाईड करून
स्थानीय जानकारों के मुताबिक पहले वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन के बीच कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के बढ़ते प्रभाव के बीच वामपंथी दलों और ईसाई संगठनों के बीच वैचारिक समझौता हो गया और दोनों के निशाने पर हिंदू संगठन आ गए। सवाल ये कि क्या पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे यही दुश्मनी थी, क्योंकि आदिवासी भला क्यों किसी साधु संत की जान लेंगे। संन्यास में विरोध नहीं है उसको, वो मिसगाइड कर दिया है उसको, चोर फिरते हैं ऐसा करके। हाँ, और वहाँ पे दहशत निर्माण करना, वहाँ पे दहशत निर्माण करना कि कोई हिंदू संगठन यहाँ पे काम करने को नहीं आए, ऐसा वातावरण निर्माण करने का उनका प्रयत्न है। पहले सीपीएम करती थी, अभी सीपीएम और कष्टकरी संगठन दोनों साथ मिल के करती है। ऐसा राजनीतिक तौर पर, मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर आप यही कहना चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये सब पूरे काम हो रहे हैं? हाँ जरूर, ये सब राजनीतिक नीति है। खेत खोद देना, काट देना, ऐसा होता था सर। हाँ। अभी नहीं होता है, अभी हर बीजेपी थोड़ी बढ़ गई। अच्छा, अभी नहीं होने के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या शिक्षा जो बढ़ा है उसको मानते हैं? शिक्षा भी बढ़ा और बीजेपी भी बढ़ा है, पक्ष बढ़ा है। पहले जो था सीपीएम का इधर था, ये शराब पहले हर जगह देता है, पीते हैं। कौन देता है, किस तरीके देते हैं? हर आदमी कार्यकर्ता देते हैं। किसके कार्यकर्ता? शराब पीना और उसमें रहना, यही है लोगों का। किसने डेवलप किया है? ये राजकीय पक्ष जो है। कौन से सर? पहले से तो है सीपीएम ही चलता है और अभी भी उन्हीं का है। अभी क्या हो गया, इधर का जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच, एमएलए, सभापति उनका ही रह गया है। वो जो पुढ़ारी जो बताएगा वो करेंगे लोग, उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको तकलीफ देंगे, पत्थर डालेंगे, कुछ दहशत ईमान करेंगे, कुछ मारेंगे, ऐसा करेंगे। जी न्यूज की पड़ताल में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि इस इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाकर अपना कैडर मजबूत करने के भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो शराब का विरोध करता है उसे यहाँ लोगों का दुश्मन बना दिया जाता है। इस इलाके में कई संगठन और साधु संत नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। इसी से सवाल उठता है कि क्या पालघर में हत्या के पीछे की ये भी एक बड़ी वजह थी? सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे असं कोणी सांगतं म्हणजे ह्यालाच द्या, त्यालाच मत द्या असं, मग कोणी पैसे देतं, कोणी एक देतं, म्हणजे असं घरात हे करून मग बाकीची लोक दारू घेतात, दारू घेऊन तिकडे पार्टी करतात रात्री वगैरे, असं म्हणजे सगळ्यांना असं हे करून देतात। मग चिकन असं म्हणजे चिकन आणतात, सगळं हे करून त्यांची पार्टी सुरू होते। दारू, ताडी, जे थंड पिणारे ते थंड पितात। मग मतदानाची वेळेस असं म्हणजे भांडणही चुकून होतं कोणाचं तरी, मध्येच काय समजा झालं तर भांडणही होतं। हमारा टीचिंग जो है भगवत गीता से है। हम कहते हैं हिंदू हो हिंदू रहो, मुस्लिम हो मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन रहो, लेकिन अपने धर्म को पालन करो। धर्म के नाम पर ये पाप मत करो। कोई धर्म नहीं बतलाता है कि एक दूसरे को मार काट करो। सब धर्म ही बतलाता है उस ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भाईचारा रखो। तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के इस पर हम चलते हैं। इन बातों से तो पालघर लिंचिंग का ये मामला राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने नाम की दहशत फैलाने का लग रहा है, जिसमें आदिवासियों को मोहरा बनाया गया। वैसे इस आदिवासी बहुल इलाके में वैचारिक और धार्मिक तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम वर्षों से चल रहा है। कई स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये इलाका धर्मांतरण का बहुत बड़ा गढ़ है। धर्मांतर तो 10-12 साल से पहले ही चालू था, अभी थोड़ा बढ़ गया है धर्मांतरण। और कई ऐसे गांव है उसमें हिंदू आधा क्रिश्चियन ऐसे हो गए हैं। तलाशे से काम चलता है, ढांडू से भी काम चलता है, उनका गरीबी का फायदा उठाता है। उनको समय समय पर अन्न पुरोठा, दवाइयाँ दी जाती है। अभी तो बहुत से गांव में उनका बैठक चलता है और
उसमें भी वो मिसगाइड करता है आदिवासी लोग को कि कुछ बीमारी आ गई तो बैठक में आओ, दवा मत लो, बैठक में आओ, ऐसा बोलती है। ये शुरुआत तलासरी से हुआ है। तलासरी जो तालुका है वहाँ पे मिशनरी लोग आए, उन लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे शिक्षण देना जरूरी है, उन लोगों को जगाना जरूरी है। इस हिसाब से जब आए तो शुरुआत में तो कोई उनके मतलब उनको कोई मानता नहीं था कि क्या है, काय के लिए वगैरह। बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे एक को पकड़ा होगा, दो को पकड़ा होगा, उन लोगों को कुछ दिखाया, खाना पीना कुछ दिखाया होगा। जो रोमन कैथोलिक है वो ना तो उसमें प्रोटेस्टेंट में जाते हैं, या तो फिर जो हमारे हिंदू है ना वो प्रोटेस्टेंट अपना इसमें रोमन में जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रयास जारी है। हाँ, अभी जो है वो जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, रोमन कैथोलिक नहीं है, जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं जो खाली केवल यीशु को मानते हैं, उसके धर्म में कई लोग जाते हैं। इसी इलाके में रॉबर्ट पाड़ा जैसे गांव भी हैं, जहां पर इक्का दुक्का ही हिंदू परिवार है और ज्यादातर परिवार ईसाइयों के हैं। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्मांतरण इस इलाके में चलता रहा है। ईसाइयों में भी खासतौर पर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का यहाँ काफी प्रभाव है, जो धार्मिक तौर पर कट्टर माने जाते हैं। स्वार्थ हेतु है, क्योंकि जब आदिवासी लोग और ये गरीब लोग ये उनको जो कुछ अपन देंगे तो उसका फ़ायदा भी हम लोग कुछ करके लेंगे, और उसके पीछे उनका धर्म प्रसार का ये जो वृद्ध वाक्य है वो धर्म प्रसार के लिए ही ये सब। हमारे उद्वा में भी 3-4 जगह पर ऐसे प्रकार के समाज मंदिर है वो प्रोटेस्टेंट के, और उनको होलोलियो बोलते हैं। वो होलोलियो मतलब आदिवासी लोगों को गुमराह करते हैं और उनका जो शिक्षण अनपढ़ आदमी है उनका वो गैरफायदा लेते हैं। इस इलाके में ईसाई संगठनों के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि जगह जगह पर उन्होंने इस तरह के केंद्र बनाए हैं जहां पर गांव के लोगों और घरों के झगड़ों का निपटारा किया जाता है। गांव में लोगों के घरों के झगड़े का निपटारा करने के नाम पर इस तरह के छोटे छोटे सेंटर गांव के बीचों बीच रहते हैं, जहां ब्रदर और बाकी लोग रहते हैं। यहीं से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होता है। लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि आप यहाँ आइए, आपके घरों के झगड़े का हम निपटारा करेंगे, साथ ही आपको अच्छी राह दिखाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है कि जैसे ही कोई परिवार का यानी गांव का व्यक्ति आता है अपने झगड़ों और अपनी बीमारी को लेकर, यहीं से उसके दिमाग में इस तरह की बातें भरी जाती है कि आप अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। जमीनी पड़ताल में ये पूरा इलाका धार्मिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान दिखता है। इसीलिए 16 अप्रैल की रात को साधुओं की लिंचिंग की घटना के पीछे वर्चस्व की लड़ाई की वजह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। राजीव रंजन, जी मीडिया, पालघर। पालघर से जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें बहुत चुभेगी। लेकिन अब आप सोचिए कि जब हमने कुछ दिन पालघर में बिताए और हमें ये सारी जानकारियां मिली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रशासन को ये जानकारियां ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस को ये जानकारियां ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सरकार को ये जानकारियां ना हो। ये सारी जानकारियां इन सब लोगों के पास पहले से थी और ये जानते थे वर्षों से यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ की पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और अब भी पुलिस हमें वो सारी बातें नहीं बता रही हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। हमें पालघर से एक और बड़ी जानकारी मिली। पिछले 2 साल से अचानक पालघर के कुछ इलाकों में रावण की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 साल से वहां पर रावण की पूजा हो रही है। इसके जरिए आदिवासियों को हिंदू मान्यताओं का विरोधी बनाने की कोशिशें की जा रही थी। कुछ लोग आदिवासियों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी रावण के वंशज हैं और उन्हें रावण की पूजा करनी चाहिए। आदिवासी एकता परिषद जैसे कुछ संगठन पालघर में रावण दहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और रावण को देवता की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। हम पालघर का ही एक पुराना वीडियो आज निकाल कर लाए हैं आपके लिए। ये वीडियो आदिवासियों के एक उत्सव का है जिसे बोहाड़ा कहा जाता है। आप खुद देखिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रावण का महिमा मंडन इसमें किया जा रहा है।
कई ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं और उन्होंने ये लिखा है, जैसे किसी एक सज्जन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे लिखा है कि वो एक फैक्ट्री में आसपास के इलाके में काम करता है जहां बाकी आदिवासी भी उसके साथ काम करते हैं और वो आदिवासी ये बताते हैं कि उनके लगभग आधे से ज्यादा गांव का धर्मांतरण हो चुका है और वहां धर्मांतरण के बदले पैसे दिए जाते हैं और उन्हें हिंदू संस्कृति के खिलाफ भड़काया जाता है। अब सवाल यह है कि इस आदिवासी इलाके में क्यों ऐसा हो रहा है और पिछले कुछ वर्ष से रावण की पूजा क्यों हो रही है, क्यों हिंदी देवी देवताओं के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ हिंदू विरोधी संगठन वहां पर सक्रिय हैं। लेकिन ये सभी बातें आपसे छुपाई गई क्योंकि कोई भी आपको इन बातों के बारे में वहां बता नहीं रहा है। पालघर में साधुओं की हत्या को सिर्फ अफवाहों से जोड़कर, सिर्फ गलतफहमी से जोड़कर और इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बताकर इस मामले को पहले दिन से दबाने की कोशिश की गई। और हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ना तो वो साधु चोर थे और ना ही उन्हें मारने वाले, उनकी हत्या करने वाले भोले भाले आदिवासी थे। इस मामले के पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं और वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बातें चुभ रही हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तो भी पूरे देश के लिए ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की हत्या के मामले पर आपके लिए एक बड़ा खुलासा करेंगे। जी न्यूज पर आज आप इस घटना की सबसे बड़ी गवाही सुनने वाले हैं। ये गवाही उस चश्मदीद की है जिसके सामने हिंसक भीड़ साधुओं की हत्या करने पर उतारू हो गई थी। ये वो चश्मदीद है जो सबसे पहले उस जगह पर पहुंची थी जहां 16 अप्रैल को पुलिस के सामने ही 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये चश्मदीद पालघर में डहाणू इलाके के एक गांव गढ़ चिंचले की सरपंच हैं जिनका नाम है चित्रा चौधरी। गढ़ चिंचले गांव के पास ही साधुओं की लिंचिंग की यह घटना हुई थी। सबसे पहले हम आपको इस गवाही की कुछ बड़ी बातें बताते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मराठी भाषा समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है यह हम आपको बताते हैं। चित्रा ने 16 अप्रैल की इस घटना के बारे में हमें बताया। उन्हें रात 8:30 बजे के करीब यह पता चला कि चेकपोस्ट पर एक गाड़ी रोकी गई है। अगले 15 मिनट में वो अपने घर से निकलकर इस चेकपोस्ट पर पहुंच गई। चेकपोस्ट पर उन्होंने गाड़ी को देखा और उस गाड़ी के अंदर बैठे साधुओं को देखा। ये साधु तब तक जिंदा थे। गाड़ी के अंदर से ही साधुओं ने उन्हें नमस्कार किया। ये साधु नहीं जानते थे तब तक कि उनकी मौत साक्षात उनका इंतजार कर रही है। सरपंच चित्रा ने साधुओं से पूछा कि वो कौन है और उन्हें कहां जाना है। जब ये बातचीत हो ही रही थी तभी हिंसक भीड़ ने साधुओं की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और उस गाड़ी को पलट दिया। सरपंच चित्रा का दावा है कि पुलिस के आने तक वो लोगों को समझाने की लगातार कोशिश करती रही। हिंसक भीड़ उन पर नाराज भी हो रही थी क्योंकि उन्होंने किसी तरह से 2-3 घंटे तक इस भीड़ को कुछ हद तक काबू में रखा और साधुओं की हत्या नहीं करने दी। रात को 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ से घिरे 3 लोगों में से 2 को उसने पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन जब बुजुर्ग साधु पुलिस वाले का हाथ पकड़कर फॉरेस्ट चौकी से बाहर निकल रहे थे तो भीड़ लाठियां और डंडे लेकर उस बुजुर्ग साधु पर टूट पड़ी। चित्रा का दावा है कि लोगों को रोकने की कोशिश में उन्हें खुद भी चोटें आईं और वो भी किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागी और अपने घर पहुंच गई। रात को करीब 12 बजे वो दोबारा इसी चेक पोस्ट पर पहुंची और तब उन्होंने वहां पर दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर की लाशों को देखा। ये तो पालघर में उस रात की कहानी थी, लेकिन इस महिला सरपंच ने जो बड़ी बातें बताई हैं उन बातों के आधार पर कुछ सवाल उठते हैं और वो ये कि क्या साधुओं की हत्या करने के लिए भीड़ को कुछ स्थानीय नेताओं ने उकसाया था। आज हम जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि आदिवासियों ने इन साधुओं को चोर समझकर मार डाला और ये कहानी समाप्त हो गई। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये मासूम आदिवासी थे ही नहीं। आपको याद होगा जब इस घटना का वीडियो आया था तब आरोप ये लगे थे कि भीड़ में एनसीपी और सीपीएम के कुछ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी थे। इसमें प्रमुख तौर पर एनसीपी के जिला पंचायत के सदस्य काशीनाथ चौधरी का नाम लिया गया था।
सरपंच चित्रा चौधरी ने भी हमें बताया कि काशीनाथ चौधरी के आने के बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई थी। वहां सीटियां बजाई जा रही थीं और काशीनाथ का नाम लिया जा रहा था। चित्रा के मुताबिक उसने ये नहीं देखा कि तोड़फोड़ और हिंसा किस तरह से हुई, लेकिन वहां पर पुलिस वाले और काशीनाथ चौधरी मौजूद थे। चित्रा का दावा है कि उसकी जितनी क्षमता थी उसने हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश की। पीड़ितों को पुलिस की हिरासत में भी दे दिया गया। अब यह पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो अपना कर्तव्य निभाते और इन तीनों लोगों की जान बचाते, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं। चित्रा का कहना है कि काशीनाथ चौधरी जब आए थे तो वो भीड़ को वहां से हटने के लिए समझा सकते थे, उसको कंट्रोल कर सकते थे। चित्रा ने सवाल उठाए हैं कि काशीनाथ के आने के बाद भीड़ इतने हथियार लेकर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में कैसे जुटने लगी, भीड़ वहां पर बढ़ने कैसे लगी। ये सब वो जानकारी है जो सरपंच चित्रा चौधरी ने हमें फोन पर बताई है। उन्होंने कैमरे पर भी करीब करीब यही बातें कही हैं और उस दिन की घटना के बारे में बताया है। चित्रा की इस गवाही को आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कशनकला और पब्लिक पण एकत्र झाली जमा। कशनकला ओरडू लागले, शिक्या मारू लागले, तेव्हा एकत्र पब्लिकची गोळा झाली हत्यारा घेऊन। तोपर्यंत मला पण ते सगळे होते, सरपंच कुठे गेले नंतर ते दगडफेक केली तिथे, तेव्हा ते खिडक्या तुटले नाही पण पेडा गेले। तेव्हा मी मागच्या दरवाजावर मी माझा जीव कसा बसा मी घेऊन माझ्या घरी पळाले आणि कसं काय त्यांना मर्डर केलं, कसं तोडफोड केली पोलिसांनी साहेब मी बघितलं नाही। तेव्हा काशीनाथ चौधरी होता आणि ते पोलीसवाले त्यांच्या ताब्यात ते गाडी जाऊन बसले। म्हटले माझी जबाबदारी संपली ना, आता पोलीसवाल्याला त्यांच्या कर्तव्याची पाडायला पाहिजे। जोपर्यंत माझी ताब्यात होते तोपर्यंत एवढे 3 तास मी कंट्रोल केलं, एकट्या जागी तिथं कंट्रोल केलं एवढं पब्लिक। तोपर्यंत मी त्यांना काहीच नाही होऊ दिलं तिथे। नंतर पोलीसवाले आले आणि पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी आलेला त्यांनी पण नाही साहेब आवाज उचलला, काय सरपंच बाईचं मानायला तयार नाही तर माझी तरी आहे का असं। त्यांनी पण काहीच आवाज उचलला नाही आणि पोलिसांनी पण काहीच आवाज उचलला नाही। नंतर ते पोलीसवाले आले आणि व्हिडिओ खेचत होते, ते गाडीची तोडफोड झालेले ते साधू आणि तो ड्रायव्हर त्या गाडीतच होते। तोपर्यंत आमची जबाबदारी आम्ही किती कंट्रोल केलं, 3 तास कंट्रोल केलं आणि पोलीसवाले नाही आले तर आम्हाला पण तिथे जागेवर मारलं असतं। दगडफेक केली, मला पण लागली सगळी चप्पल, पण माझी चप्पल तुटून गेली, मी पण पडली चेकनाक्याजवळ। नंतर मी आत घुसली, तेव्हा मी मागच्या दरवाजावाटे निघून इकडे घरी पळाले, माझा कसा बिसा जीव बचवला। तेव्हा पोलीसवाले आले, तेव्हा ते तिघे पण गाडीतच होते। पोलीसवाले आले ते बोलले काय उठा असं, ते साधू महाराजांना सांगत होते काय उठा। आम्ही आले तोपर्यंत आता काही घाबरू नका। ते उठले आणि दोघे ड्रायव्हर आणि तो दुसरा साधू होता तो डायरेक्ट इथं त्यांची गाडी आणि पोलीसवाल्यांची तिकडनं गाडी होती, दांड्याची तिकडनं होती आणि इकडनं गाडी होती। तोपर्यंत ते आले आणि ते साधू महाराज, ते ड्रायव्हर साधू महाराज दुसरा होता तो डायरेक्ट पोलीसवाल्या गाडीत जाऊन बसले। ते दोघे जाऊन बसले आणि एक मतारा सारखा होता, तो मतारा मागून उठला आणि गाडीतून असा निघाला चेकनाकेजवळ। तेव्हा ते पोलीसवाला मेजर कोण साळके म्हणून त्याने हाताला पकडलं आणि त्यांना असं त्यांच्या गाडीत प्रयत्न केला न्यायचा। ते दोघे जाऊन बसले आणि हा मतारा सारखा होता, त्याला दगडफेक केली, तेव्हा मला पण लागलं आणि ते म्हाताऱ्याला पण लागलं। तो साधू होता, रक्त पूर्ण यायच्या त्याच्या डोक्याला। तोपर्यंत गाडीतून बाहेर काढलं, तेव्हा दगडफेक केली, तेव्हा मला पण मारलं असं खूप दगडाने गावाला लागला। मी पण तिथे चेकनाके जवळ पडली, माझी पण चप्पल तुटली, तरी पण मी कशी बसी त्या चेकनाक्यात घुसले आणि तेव्हा परत लगेच हल्ला केला आमच्यावर। त्या चेकनाक्यात लपले, तिथे दगडफेक केली, काय सरपंच बाई याच्यात घुसली असं दगडफेक केली। तोपर्यंत मी एकदम घाबरलेले, एकदम जाम घाबरलेले। राष्ट्रवादीचे आहेत आणि मी बीजेपीचे सरपंच आहेत, पण साहेब आम्ही राजकारण असं काहीच कुठे करत नाही। आजपर्यंत एवढं मर्डर झालं, काय घटना घडली मी नाही बघितली, पण साहेब घेऊन गेले तेव्हा मी बघितले 2 मर्डर खाली होते, गाडीत मर्डर होते। मी इथे राजकारण करत नाही असं, पण तिथं पण ते माणसं आहे, काही पोरं आहेत, काही जेंट्स आहेत। मी एवढी पब्लिक मी नाव नाही सांगू शकत, पण मी एवढी विनंती करते काय चेक नाक्यात कॅमेरे होते, सीसीटीव्ही कॅमेरे होता, ते फुटेज जर चेक केलं तर मी सांगू शकते हा पोरगेचा पोरगा आहे, तो पोरगा आहे, हे नाव आहे, त्याचे ते नाव आहे। चित्रा चौधरी गढ़चिंचले गांव से बीजेपी की सरपंच है, हम आपको ये भी बता देते हैं। जबकि उग्र भीड़ के पीछे जिस नेता का नाम आ रहा है वो एनसीपी के जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी हैं। हो सकता है इसमें लोकल पॉलिटिक्स हो। काशीनाथ चौधरी ने भी आरोप लगाया है, इसलिए हमने उनसे भी बात की। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है।
काशीनाथ चौधरी ने आज अपना पक्ष रखा और सफाई दी कि वो तो वहां पर पुलिस के बुलाने पर ही गए थे और चित्रा चौधरी के साथ मिलकर वो भी भीड़ को समझा रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन हिंसक भीड़ किसी की बात नहीं मान रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। 16 तारखेच्या रात्री कासा भागामध्ये हॉस्पिटलमधले 2 कोरोना पॉझिटिव्हची बातमी लागली होती आणि कासा पूर्ण सील करण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न चालू होते आणि त्याच दरम्यान मी घरी होतो। रात्री त्या बातम्या ज्या काय अपडेट आहेत त्या बघत होतो। रात्री 10 वाजता मला कासा पोलीस स्टेशनवरनं पोलिसांचा फोन आला की तुमच्या मतदारसंघात गडचिंचले या ठिकाणी एक इको गाडी पकडलेली आहे लोकांनी आणि त्यातल्या प्रवासीयांना तिथली लोक मारहाण करत आहेत, तर तुम्ही यावं, त्यांना आपल्याला वाचवायला जायचं आहे। तर तुम्ही आला, तुम्ही त्या भागातले प्रतिनिधी आहात, तर तुमची मदत होईल आणि त्या हेतूने त्यांनी मला आवाहन केलं। मी घरून लगेच निघालो, कासा पोलीस स्टेशनला गेलो। कासा पोलीस स्टेशनवरनं पोलिसांच्या 3 गाड्या, माझी 4थी गाडी आणि कासा पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक कटारे साहेब हे स्वतः माझ्या गाडीत बसले। अशा 4 गाड्या घेऊन आम्ही गडचिंचल्याच्या दिशेने निघालो। रस्त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी, स्थानिक लोकांनी दगडा रचून ठेवल्या होते, रस्ते ब्लॉक केले होते, ते सुद्धा आम्ही काढले। आम्ही साधारणतः रात्री 11च्या दरम्यान त्या ठिकाणी पोहोचलो। आम्ही पोहोचण्याच्या अगोदर तिथल्या स्थानिक सरपंच चित्रा चौधरी या भारतीय जनता पक्षाच्या त्या ठिकाणी पोहोचल्या होत्या। आम्ही तिथे गेल्यानंतर त्या तिघांनाही मदत करण्याचा प्रयत्न केला। चित्रा सावक चौधरी या सुद्धा त्या ठिकाणी मदत करत होत्या, परंतु 2-2.5 हजाराचा जमाव त्या ठिकाणी होता। त्यांनी आमचंही ऐकलं नाही। तिथं वन विभागाचे कर्मचारी 3 होते, त्यांचंही ऐकलं नाही। आम्हालाही धक्काबुक्की केली, पोलिसांच्या गाडीवरती दगडफेक केली, माझ्या गाडीवरती पण दगडफेक केली, माझ्या गाडीला सुद्धा काच फुटली त्या ठिकाणी। आम्ही सगळ्यांना हात जोडून विनंती करत होतो, परंतु कोणीही ऐकलं नाही। आता या प्रकरणाला भारतीय जनता पक्षाकडनं राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे। मी त्या ठिकाणी पोलिसांनी आवाहन केलं म्हणून मदत कार्यासाठी गेलो होतो आणि तेही पोलिसांच्या सोबत गेलो होतो, परंतु आता भारतीय जनता पक्ष त्याला माझ्या पक्षाचं नाव घेऊन, शरद पवार साहेबांचं नाव घेऊन त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। माझी नम्र विनंती आहे अशा लोकांना की कृपया याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका आणि ज्यांनी माझ्या नावाचा असा दुरुपयोग केलेला आहे किंवा माझी बदनामी केलेली है, यांच्यावरती कडक कार्रवाई व्हावी ही विनंती। तो काशीनाथ चौधरी कह रहे हैं कि वहां 2500 लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। अब हमारा सवाल यह है, आप सब जानते हैं इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के इस समय जब आप जैसे सारे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, 2500 लोग कैसे इस लॉकडाउन में इस घटना स्थल पर पहुंच गए। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूं ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूं कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, to political war zones, देखो ये लैंड माइंस की तरह करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। he personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News. जब तक दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे, तब तक चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा। चीन ये सब करना चाहता है, लेकिन अब चीन सिर्फ स्पेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही निवेश की संभावनाएं नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि उसके निशाने पर अब भारत भी है। और शायद यही वजह है कि भारत ने भी अब अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप FDI कहते हैं, अब FDI के नियमों को कठोर बनाकर चीन को रोकने की तैयारी कर ली है। आप इसे चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक फायरवॉल और भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि चीन जैसे देश सिर्फ
सीमाएं लांघ कर ही भारत पर आक्रमण करें या डोकलाम जैसी घुसपैठ करके ही भारत में प्रवेश करें। चीन ये काम स्टॉक मार्केट और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश के जरिए भी कर सकता है और कर भी रहा है। इसलिए सरकार ने अब एफडीआई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब चीन समेत भारत के पड़ोसी देशों की किसी भी कंपनी को भारत में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये नियम उन सभी देशों पर लागू होंगे जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों पर लागू होंगे। लेकिन इन नियमों का जो इशारा है वो चीन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जो भारत में इतना बड़ा निवेश कर सकता है। यहां तक कि अगर चीन की कोई कंपनी भारत के बाहर किसी कंपनी में निवेश करती है और वो कंपनी आगे चलकर भारत में भी निवेश करती है तो भी निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। इस विषय पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि नियमों में यह बदलाव कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई नई आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जिसका मकसद ऐसे निवेश और कॉरपोरेट टेक ओवर्स को रोकना है जो मौके का लाभ उठाते हुए किए जा रहे हैं। इससे पहले ये नियम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनियों पर लागू थे, लेकिन अब इसमें चीन के अलावा भूटान, म्यांमार और नेपाल को भी शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। लेकिन भारत ने यह फैसला अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया है, क्योंकि चीन की कई बड़ी निवेश कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं। ये कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर भारत की अर्थव्यवस्था को चीन का गुलाम बनाना चाहती हैं। इससे पहले स्पेन, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन को रोकने के लिए अपने अपने देशों में एफडीआई के नियमों में ऐसे ही बदलाव कर चुके हैं। एक थिंक टैंक जिसका नाम है गेटवे हाउस नामक एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में फिलहाल 30 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू 7,500 करोड़ से ज्यादा है। इन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है और इनमें से करीब 18 में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की इन कंपनियों में चीन का करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश है। आपको यहां ध्यान रखना होगा कि भारत के जिन स्टार्टअप्स में चीन के निवेशकों ने रकम लगाई है वो स्टार्टअप्स आपके दैनिक जीवन का पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य उस देश के स्टार्टअप्स ही तय करेंगे और इनमें भी वो कंपनियां सबसे महत्वपूर्ण होंगी जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपना व्यापार करती हैं, यानी टेक कंपनियां। गेटवे हाउस के मुताबिक इस समय भारत में ऐसी 75 स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीन का निवेश है और ये कंपनियां मुख्य रूप से ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी सेवाएं दे रही हैं। इनमें जो कंपनियां शामिल हैं उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा और आप इन कंपनियों को इस्तेमाल भी करते होंगे इनके प्रोडक्ट्स का। इन सब में चीन का निवेश है। वैसे तो भारत के कुल एफडीआई में चीन का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन जिस तरह से चीन की कंपनियों ने दैनिक जीवन से जुड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो चिंता का विषय है। इसीलिए अब भारत ने चीन को रोकने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। धर्म का एक अर्थ प्रकृति यानी नेचर भी होता है। आपकी प्रकृति यानी आपका नेचर ये बताता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, लेकिन अपने भीतर की प्रकृति के साथ साथ जो व्यक्ति बाहर की प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखता है वो सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होता है और जो ऐसा नहीं करता उसे आप अधार्मिक भी कह सकते हैं। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक 1970 में दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले आधी थी। तब पृथ्वी पर 370 करोड़ लोग रहते थे और आज ये संख्या बढ़कर करीब 780 करोड़ है। 50 वर्षों की तुलना में इंसानों ने आज पृथ्वी पर ज्यादा जगह घेर ली है। 1970 तक इंसानों के पास रहने, जानवरों को चराने और खेती करने के लिए 4.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जगह हुआ करती थी, जो अब बढ़कर करीब 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हो चुकी है। जिस क्षेत्रफल में इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं वो 50 वर्ष पहले की तुलना में 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुके हैं। जानवरों को चराने की जगह 1970 के मुकाबले 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है और कृषि की जगह भी पहले से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है। यानी इंसान ने अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया है और ज्यादा जमीन को
अपने अधीन कर लिया है और ज्यादा जमीन को घेर लिया है और हर साल, हर महीने, हर दिन वो और ज्यादा जमीन घेरता जा रहा है। और वो इंसान ये कहता है कि ये जमीन मेरे लिए है, ये जानवरों के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, ये मेरी जमीन है। अब आप सोचिए कि इंसानों के पास इतनी जगह कहां से आ रही है। ये जगह जंगलों को काटकर बनाई जा रही है, प्रकृति को काटकर, पृथ्वी को काटकर बनाई जा रही है। जानवरों के हिस्से की जमीन हड़पने का यह नतीजा हुआ कि अब जानवर और इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे हैं। और कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक प्राकृतिक दूरी जरूरी है, जिसे अब हमने समाप्त कर दिया। और इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल कि इंसान तो अपने घरों में बंद हैं और जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। 75% नए वायरसेस का जन्म इन्हीं जानवरों में होता है, जिससे आगे चलकर इंसान भी इनसे संक्रमित हो जाते हैं। 1980 की तुलना में आज जानवरों की वजह से इंसानों में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 80 से 90 के बीच जानवरों से इंसानों में संक्रमण के 991 मामले आए थे। 1990 से 2000 के बीच इनकी संख्या बढ़कर 1924 हो गई, जबकि वर्ष 2000 से लेकर 2010 के बीच ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 3420 हुई। 50 साल पहले के मुकाबले आज प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 21% बढ़ चुका है। 1970 में प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन 3600 किलोग्राम था, जो अब बढ़कर 4500 किलोग्राम हो चुका है। इसी तरह 1970 के मुकाबले फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और पेट्रोल से मिलने वाले ईंधन का इस्तेमाल 47% तक बढ़ चुका है। प्रति व्यक्ति मीट प्रोडक्ट्स की खपत भी 65% तक बढ़ चुकी है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग भी 447% तक बढ़ा है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक मानी जाती है। इसी तरह 50 वर्षों में यात्रा के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल 561% तक बढ़ चुका है। लेकिन देखिए, प्रकृति ने ऐसा बदला लिया कि दुनिया भर में हवाई जहाज अब जमीन पर खड़े हैं। 1970 से लेकर अब तक इस पृथ्वी के इंसान कुल मिलाकर 1100 लाख करोड़ किलोग्राम से ज्यादा कार्बन एमिशन कर चुके हैं। आज हमारी हवा में 50 साल पहले के मुकाबले 26% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी वजह से हमारे समुद्र भी पहले से ज्यादा गर्म हो रहे हैं और उनमें तेजाब की मात्रा 4% तक बढ़ चुकी है। 1970 से लेकर अब तक पृथ्वी का तापमान भी 1% तक बढ़ चुका है और इसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1980 से लेकर अब तक आर्कटिक महासागर के 40% हिस्से की बर्फ पिघल चुकी है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने से रोक भी लिया गया तो भी वर्ष 2050 तक गर्मियों के मौसम में आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी होगी। और इस बार तो आपने देखा एंटार्क्टिका में भी गर्मी पड़ने लगी है। यानी हमने पृथ्वी के घाव भरने में बहुत देर कर दी है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1953 में आज ही के दिन पहली बार वैज्ञानिकों ने जीवन के राज खोले थे। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
इस लेख में पहली बार दुनिया के सामने वो सिद्धांत रखे गए जिनसे ये पता चला कि हर जीव में किसी न किसी रूप में जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी उत्पत्ति से संबंधित जानकारी मौजूद होती है और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते चले जाते हैं यानी आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने डीएनए का जिक्र भी किया था। ये ऐतिहासिक खोज जेनेटिक्स की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और इसकी मदद से वैज्ञानिक आगे चलकर जेनेटिक कोड को भी समझ पाए। हालांकि जो डीएनए कार्यक्रम आप हर रोज देखते हैं उसकी फुल फॉर्म है डेली न्यूज एंड एनालिसिस। सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने वाले पहले सिलिकॉन सोलर सेल को वर्ष 1954 में आज ही के दिन अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज ने दुनिया के सामने रखा था। हालांकि सोलर सेल्स बनाने की कोशिशें 18वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। ये सोलर सेल्स सोलर पैनल्स का आधार होते हैं और खास बात यह है कि इस खोज के बाद वर्ष 1958 में सोलर सेल्स का प्रयोग पहली बार अंतरिक्ष में भी किया गया। वर्ष 1958 में अमेरिका से लॉन्च किए गए वैनगार्ड 1 नामक सैटेलाइट में 6 सोलर सेल्स लगाए गए थे और इसी के साथ ये दुनिया का पहला सोलर पावर्ड सैटेलाइट बन गया था। वर्ष 1961 में आज ही के दिन रॉबर्ट नॉर्टन नॉइस को इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के लिए पेटेंट मिला था। रॉबर्ट नॉइस दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर भी थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की आधारशिला माना जाता है और आप में से कई लोग आज भी अपने घर या अपनी कार में रेडियो जरूर सुनते होंगे। आज के दिन का रेडियो से गहरा संबंध है। वर्ष 1874 में आज ही के दिन रेडियो के आविष्कारक गग्लिएल्मो मार्कोनी का जन्म हुआ था। उन्होंने संचार के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करने वाले लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन और रेडियो टेलीग्राफ सिस्टम को विकसित किया था। सबसे खास बात यह है कि मार्कोनी कभी भी स्कूल नहीं गए और उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने रेडियो तरंगों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे और वर्ष 1909 में उन्हें वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। पूरी दुनिया में इस दिन मलेरिया की रोकथाम और उसके इलाज के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2018 में दुनिया भर में मलेरिया के 22 करोड़ 80 लाख से ज्यादा नए केसेस पाए गए थे। मलेरिया के मरीज 80 से भी ज्यादा देशों में हैं और हर साल इस बीमारी से औसतन 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इन दिनों मलेरिया के इलाज में काम आने वाली एक दवा क्लोरोक्विन की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि कई देशों में इस दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज के लिए भी हो रहा है। और वर्ष 1982 में आज ही के दिन दूरदर्शन ने देश में पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत की थी। रंगीन प्रसारण को शुरू करने के 6 महीनों के अंदर ही सरकार ने 50,000 टेलीविजन सेट्स विदेश से मंगवाए थे और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उस वर्ष नवंबर में होने वाले एशियन गेम्स को लोग कलर टेलीविजन पर देख सकें क्योंकि उस साल दिल्ली में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। हम लोग बुनियाद, नुक्कड़, रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को इसके बाद बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वर्ष 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला गया। इस समय लॉकडाउन की वजह से दूरदर्शन पर फिर से रामायण और महाभारत जैसे कई पुराने सीरियल्स का प्रसारण हो रहा है और आप सब इन्हें देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।